हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल फायर इन इंडिया में, जहां हम उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इंडिया में कई लोगों को पता ही नहीं है। जी हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अर्ली रिटायरमेंट। इंडिया में ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट चाहते हैं 60 के बाद, लेकिन हम लोग बात करते हैं रिटायरमेंट एज सून एज पॉसिबल। मेरा टारगेट है 40 ईयर्स या उससे पहले। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें चाहिए कई सारे प्लानिंग, कई सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए एक ऐसा इनकम सोर्स जहां से हम कंटिन्यूसली इनकम जनरेट कर सकें बिना अपनी नौकरी या बिजनेस पे डिपेंड किए हुए। तो मैं कई सारे वीडियोस इस पर बना चुका हूं पहले भी, कि हम कैसे कैसे वो इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि मेरा मेन फोकस है शेयर मार्केट। तो उसी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूँ आज का वीडियो, जो कि अगेन मेरे श्री गुरुजी श्री महेश चंद्र कौशिक के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उनके एक रिसर्च पे बेस्ड है। तो चलिए शेयर करता हूँ आपसे क्या है वो। तो उसका नाम है सुपर ब्रेकआउट मेथड। महेश कौशिक सर ने एक बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत सरल भाषा में, बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ बनाया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या वो मेथड है और क्या रिजल्ट्स मैंने पाए हैं उससे। तो सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है ये सुपर ब्रेकआउट मेथड। सबसे पहली चीज़ है कि जब हम एक स्टॉक को स्क्रीन करते हैं, हम क्या क्राइटेरिया ध्यान में रखने वाले हैं। हम ध्यान में रखेंगे कि उसका लास्ट क्लोज प्राइस होना चाहिए 5 SMA, 10 SMA, 15 SMA, 50 SMA और 100 SMA से ऊपर। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि उसका लास्ट क्लोज प्राइस 200 SMA से नीचे होना चाहिए, लगभग 10 से 20 रुपए नीचे, ज़्यादा नीचे भी नहीं और ऊपर तो बिल्कुल नहीं। तीसरा क्राइटेरिया है, जब हमें ये स्टॉक मिल जाए, अभी मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे ये स्टॉक ढूंढना है, लेकिन जब हमें ये स्टॉक मिल जाए तो उसे हमें खरीदना है जैसे ही वो अपने 200 SMA को क्रॉस करे। ये प्रैक्टिकली मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और फिर हमने एक बार उसे खरीद लिया, उसको बेचने के लिए हमने टारगेट रखना है 5 to 15%। अब आप सोचेंगे कि इतना वाइड रेंज, 5 to 15%, भाई कुछ सरल सा बात बता दो 10% या क्या। तो मैंने रेंज इसलिए इतना बड़ा रखा है कि महेश सर के हिसाब से हमें टारगेट रखना चाहिए 5%। लेकिन वो छुपी हुई बातों में जो बताते हैं, कई लोग उस इशारे को समझ लेते हैं, कई नहीं समझ पाते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो इस इशारे को पकड़ लेता हूँ और थोड़ी रिसर्च अपनी करके ये जानता हूँ कि क्या ऐसा टारगेट होना चाहिए जहां मैं अपना रिस्क थोड़ा बढ़ा सकूं लेकिन टारगेट भी बढ़ा सकूं। तो ऑफ कोर्स ये टारगेट आपके रिस्क एपेटाइट पे निर्भर करेगा। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आप 5% का टारगेट रखिए। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप 15% या और उससे भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 15% से ज़्यादा मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। तो अब हम ये स्टॉक पता कैसे लगाएं, है क्या मेथड। आपने जिन लोगों ने उनका वीडियो देखा है उनको तो जानकारी होगी कि वो कैसे पता लगाते हैं, लेकिन मैं आपके रिव्यू के लिए एक बार फिर से उसी के बारे में बात करना हो कि कैसे हम पता लगाते हैं। तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है topstockresearch.com। इस पे एक पेज अवेलेबल है, मैंने लिंक आपको स्क्रीन पे दिखाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध करा दूंगा। तो पहले एक बार वेबसाइट की तरफ देख लेते हैं कि क्या ये वेबसाइट है, किस तरह का डेटा हमें मिलता है और फिर एक्सेल शीट में हमें क्या करना है। ओके दोस्तों, तो ये है वो पेज जहाँ पे आपको मिल जाएंगे वो स्टॉक्स, अल्फ़ाबेटिकल हैं यहाँ पे। तो इसमें हमें कुछ ऑफ कोर्स फॉर्मूलाज लगा के कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है डेटा, ताकि हमें पता लगा सके कि कौन सा स्टॉक है जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ से आप डेटा कॉपी कीजिए, शुरू करिए यहाँ से और इसके एंड तक यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। और फिर ये एक्सेल शीट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, आप इसे डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। इसमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज लगाए हैं जो अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उस डेटा को यहाँ पेस्ट कीजिए। उसके बाद क्या होगा, ये एक्स्ट्रा कॉलम्स जो मैंने ऐड करे हैं, क्लोज माइनस SMA 200। सो ये मेरा पहला स्क्रीनिंग है कि मैं पता लगाता हूँ कि SMA 200 और क्लोज में कितना डिफरेंस है। बिकॉज हमें चाहिए वो स्टॉक्स जो 10 से 20 रुपए की ही रेंज में हो, 200 SMA से नीचे। तो ये फॉर्मूला अपने आप वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। उसके बाद आप सिंपली इसको फिल्टर कर लीजिए कलर से। तो मैंने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है। अब एक्सेल में मैं ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन क्विकली आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ हाईलाइट करें और होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएं, हाईलाइट सेल रूल्स, एंड देन आप यहाँ पे रूल लगा सकते हैं कि कौन सा आपको हाईलाइट कराना है। तो मैंने रूल लगाया है कि जिस भी स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे
-20 से लेके 0 तक हो, वो हाईलाइट हो जाए ग्रीन कलर में। वो लगाने के बाद मैं इसे सॉर्ट करूँगा ताकि मुझे वो सारे रिजल्ट्स टॉप में दिख जाएँ। तो ये हैं वो रिजल्ट जो मेरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, जो भी आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीनिंग है, मुझे ये देखना है कि क्या ये स्टॉक 5 एसएमए, 10 एसएमए, 15 एसएमए, 20 एसएमए, 50 एसएमए, 100 एसएमए से ऊपर है या नहीं। तो मैंने उसके लिए भी फ़ॉर्मूले लगा दिए हैं। जहाँ-जहाँ येस, 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 येस आ रहा है, मतलब ये उससे ऊपर है, ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है। जहाँ ये नहीं कर रहा है क्राइटेरिया फुलफ़िल, वहाँ सिंपली नो आ जाएगा। और लास्ट वाला कॉलम अगेन जो हमारा पहला स्क्रीनिंग था कि क्लोज प्राइस एसएमए 200 से नीचे होना चाहिए, वो यहाँ पे येस हो जाएगा। तो ये डेटा मैंने 25 अक्टूबर को कैप्चर किया है, तो कोई भी स्टॉक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ सारे येस चाहिए, तभी मैं उस स्टॉक को सेलेक्ट करूँगा। तो कोई येस नहीं आया। तो अब देखते हैं कि मैंने महेश सर कौशिक के वीडियोज़ में से जो डेटा निकाला, उसमें क्या हुआ। चलिए वापस चलते हैं पावर पॉइंट में। तो महेश सर कौशिक जी ने वीडियो बनाया था 2 अगस्त को, यानी कि उन्होंने 31 जुलाई का डेटा कैप्चर किया था अपने एक्सेल शीट में। वही उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। जो स्टॉक आप ग्रीन कलर में यहाँ देख रहे हैं, वो थे वो स्टॉक्स जिन्होंने वो क्राइटेरिया फुलफिल किया था, सारे क्राइटेरिया। तो अब देखते हैं इनके रिजल्ट्स क्या हुए उसके बाद। तो सबसे पहले मारुति पर देखते हैं। मारुति 31 जुलाई को था 6262 पे, तो इसका 10% टारगेट होता 6888। 10% क्यों? बिकॉज 5 to 15% का रेंज है, तो मैंने उसका एवरेज लिया है 10%। तो वो टारगेट होता 6888। और आप देखें 18 अगस्त को टारगेट कंप्लीट हो गया। और अगर आप देखें आगे जाके हाईएस्ट प्राइस 7224 भी गया है, तो यानी कि वो 10% से ऊपर भी गया है। और ये टारगेट लेस देन 1 मंथ में पूरा हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 19 डेज में पूरा हो गया। उसके बाद देखते हैं यूपीएल लिमिटेड। 31 जुलाई को था 478 पे, 10% टारगेट 525। और 15 सितंबर को 1.5 महीने बाद इसका टारगेट भी पूरा हो गया, 529 पे पहुंचा स्टॉक और हाईएस्ट प्राइस 537 तक भी गया था। हिंडाल्को को देखते हैं। 31 जुलाई को था 163 पे, टारगेट 10% 179। और 13 अगस्त को अगेन 14 डेज में 183 आ गया, यानी कि 10% का टारगेट पूरा हो गया। और हाईएस्ट प्राइस इसका 199 तक भी गया है। टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील को भी देखते हैं। मैंने इन्हें साथ में ही रख लिया ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो। तो टाटा स्टील का ग्राफ देखिए, 31 जुलाई को 366 था, उसके बाद वो कितना ऊपर गया है। उसी तरह जेएसडब्ल्यू स्टील था 220 पे, उसके बाद वो एकदम रॉकेट हुआ है, जैसा कि महेश सर ने अपने वीडियो में कहा था। ये डीएमए क्रॉस करने के बाद ज़्यादातर स्टॉक्स रॉकेट बन जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि कितना डीप कॉन्सेप्ट है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कितना वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 स्टॉक पे चल रहा है। जितने भी उस दिन रिकमेंडेड स्टॉक्स आए, उन सब पे ये चला और विद इन रीजनेबल टाइम हमको टारगेट मिल गया। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। मैं इसे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ यूज़ करना। तो देखते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट क्या थी। ये है मेरी इन्वेस्टमेंट। तो आप देखिए यहाँ से 3 अगस्त को मैंने खरीदा था टाटा स्टील। ये सारा डेटा है जो मैंने निकाला था क्लोज और सारे एसएमएज और क्लोज माइनस एसएमए 200 क्या वैल्यू थी उस दिन। तो मैंने इसको खरीदा था 3 अगस्त को 368 रुपये में और मैंने खरीदे इसके 20 शेयर्स, तो इन्वेस्ट किए 7,360 रुपये। इसका टारगेट 10% का बनता था 404, ऑलमोस्ट 405। लेकिन मैं, क्योंकि आप लोगों को शायद अभी तक पता चल चुका जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, महेश सर कौशिक से जो भी मैं सीखता हूँ उसमें अपनी थोड़ी रिसर्च ऐड करके उसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ, ताकि मैं अपने टारगेट्स और बढ़ा सकूँ, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकूँ। क्योंकि महेश सर जो हमें सलाह देते हैं वो एक जनरल सलाह होती है, वाइडर ऑडियंस के लिए होती है, ताकि कोई नुकसान न खा बैठे, इसलिए वो काफ़ी सेफ टारगेट्स बताते हैं। लेकिन जिन लोगों की रिस्क एपेटाइट अच्छी है, रिस्क एपेटाइट का मतलब है कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं पैसे लूज़ करने का, या फिर पैसे को ज़्यादा देर होल्ड करने का। लूज़ करने का मतलब ये मत समझिएगा कि पैसे डूब जाएंगे, बिकॉज़ ये सारे शेयर जो भी वो बताते हैं, जो भी उनकी रिकमेंडेशंस होती है, वो काफ़ी अच्छे शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप शेयर्स होते हैं, निफ्टी 50 के पार्ट होते हैं, तो पैसा डूबने का चांस तो बहुत कम है। लेकिन हाँ, होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है या फिर और कोई फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कोरोना का फैक्टर या फिर कोई और ऐसा फैक्टर जो मार्केट को हिला दे। उस केस में ऑफ कोर्स
ये डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं और टारगेट अचीव नहीं होते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर मार्केट ठीक-ठाक चल रहा है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, ज़्यादा अप एंड डाउन भी चल रहा है, तो भी आपके टारगेट अचीव हो जाएँगे। हो सकता है होल्डिंग पीरियड थोड़ा बढ़ जाए। तो टारगेट था 10%, मैंने इसे सेल किया 14th अगस्त को, लेकिन मैंने टारगेट लिया 15% से ऊपर, 16% का टारगेट। तो मेरा प्रॉफिट था 1176 इन 11 डेज। नेक्स्ट मैंने खरीदा टाटा मोटर्स 11th अगस्त को, जिसे मैंने खरीदा है 122 रुपये 25 पैसे पे, इन्वेस्ट किया ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़। 10% का टारगेट होता 134, लेकिन 16 दिन के अंदर 27 अगस्त को मुझे मिल गया 17.75%। मैंने वहाँ अपने प्रॉफिट बुक किया और बाहर निकल गया। फिर उसके बाद मैंने खरीदा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को। तो मैंने ये वाला स्टॉक खरीदा 20 अगस्त को 196 रुपीज़ ऑलमोस्ट, 10,000 इन्वेस्ट किए। 10% का टारगेट होता 215.49, लेकिन मैंने अगेन 15% से ऊपर का टारगेट रखा था अपने लिए, तो 21 दिन में मेरे को ये टारगेट भी अचीव हो गया। अभी मेरे करंट इन्वेस्टमेंट में पड़े हैं ये 2 शेयर्स। 27 अगस्त को मैंने खरीदा था कोटक महिंद्रा बैंक और 1 सितंबर को खरीदा था ओएनजीसी। ये दोनों ही अपने टारगेट नहीं अचीव कर पाए हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 10% के ऊपर। मैंने ये ट्रैक नहीं किया कि ये 5% के टारगेट दे चुके हैं या नहीं। ओएनजीसी तो आई थिंक नहीं दिया है, बिकॉज वो काफ़ी डाउन चल रहा है अभी, अगर आप देखें मेरा पोर्टफोलियो इन दोनों में। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि ओएनजीसी ऑलमोस्ट डाउन है 12.5% और कोटक डाउन है 2.42%। कोटक काफ़ी नीचे भी चला गया था, लेकिन फिर उसने रिकवरी की। तो अब मैं टारगेट का वेट करूँगा, मैं 10% से ऊपर शायद इसे निकाल दूँ, 15% तक ना वेट करूँ, बिकॉज कोई अगर ऐसा शेयर मुझे मिल जाए जो हमारे रिसर्च और हमारे मेथड के खिलाफ चला जाए, उसके लिए मैं उतना हाई टारगेट नहीं रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 या 10% पे निकल जाऊँगा, देखूँगा कि मार्केट किस तरह से, ये शेयर किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओएनजीसी का आई डोंट नो क्या होने वाला है, इसकी थोड़ी और रिसर्च करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसे स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर लूँ या फिर इसमें क्या डिविडेंड आने वाला है, क्या वो मुझे कुछ रिकवरी दे पाएगा। तो वेट करूँगा उसके लिए। लेकिन मुझे दुःख नहीं है, क्योंकि अगेन मैं वापस ले चलता हूँ आपको अपनी शीट में। अगर मैंने इन सब पे टारगेट रखा होता 5%, तो अभी तक मैं उनमें 3 में बुक कर पाया होता प्रॉफिट, बिकॉज़ बाकी दोनों 5% नहीं अचीव कर पाए। तो मेरा प्रॉफिट होता 2359। लेकिन क्योंकि मैंने टारगेट सेट किए थे अपने 15% से ऊपर, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट कमा चुका हूँ 4487। तो मुझे दुःख नहीं है अगर मुझे कोटक महिंद्रा या ओएनजीसी में थोड़ा एक्सटेंडेड पीरियड के लिए होल्ड करना पड़े, इट्स फाइन। बाकी स्टॉक्स में मैं वैसे ही इन्वेस्ट करता रहूँगा पूरे भरोसे के साथ, और उनमें मुझे पूरा भरोसा है कि वो प्रॉफिट देंगे मुझे। और जैसे ही ये कोटक और ओएनजीसी अपने 5% के टारगेट को अचीव कर लेंगे, इस केस में मैं शायद 5% या 10% में सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मैं इन्हें बेच दूंगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि महेश सर ने जो रेकमेंड किए थे या फिर जो इस मेथड ने रेकमेंड किए, वो शेयर्स कैसा परफॉर्म किए, जो मैंने इन्वेस्ट किए उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो उसके बेसिस पे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला, जब आपने एक बार स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया कि आप कौन सा खरीदना चाहेंगे, जीटीटी का इस्तेमाल कीजिए। ये जीरो धाम में अवेलेबल है। जीटीटी होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। तो आप ऑर्डर ऑलरेडी सेट कर सकते हैं एडवांस में कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाए, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद आप एक और जीटीटी सेट कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस इसके ऊपर जाए, मेरा सेल एग्जीक्यूट हो जाए। तो आपको बैठ के मैनुअली नहीं करना पड़ेगा बाय एंड सेल, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके लिए जीटीटी के इस्तेमाल से। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि महेश सर रेकमेंड करते हैं 5%, बट आपने देखा कि शेयर्स का, इस मेथड का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। कई तो 20% प्लस भी प्रॉफिट दे चुके हैं। सो आप 10% का गोल भी रखेंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 10% का टारगेट लेके चलें अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप थोड़े संभल के खेलना चाहते हैं गेम, 5% इज़ गुड। और जैसा कि आपने देखा कि मेरे 2 स्टॉक्स अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, तो कुछ स्टॉक फेल हो सकते हैं इस मेथड में, लेकिन मेजॉरिटी पास ही होते हैं। और अगर वो जो फेल होते हैं, हम उन्हें पूरी तरह से फेल नहीं कह सकते, बिकॉज अभी तक वो कोई डूबे नहीं है या ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है होल्डिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहे, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग भी तो करते हैं हम। कई लोग तो 20 साल 40 साल तक शेयर्स रखते हैं अपने पास। हमें तो थोड़ा हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा महीने रखने पड़े, नॉट अ बिग डील। तो दोस्तों, इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज एक और नया मेथड सीखने को मिला हो, या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी ये सीखा हो उन्हें कुछ और जानकारी मिली हो कि इस मेथड में वो क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या अपना रिस्क फैक्टर्स बढ़ा सकते हैं।
क्या परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि कई बार हम लोगों के पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता है। हम सर के वीडियोस देखते हैं और हिचकिचा जाते हैं कि क्या हम इन्वेस्ट करें या ना करें। तो उसी गैप को पूरा करने की कोशिश है मेरी कि आप लोगों के लिए मैं रिसर्च करूं, जो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है वो आपको दिखाऊं, उनमें क्या रिजल्ट्स आए हैं, और बिल्कुल ऑनेस्ट, ये नहीं कि मैंने छुपा दिया हो कि नकली टारगेट दिखा दिया आपको। ये बिल्कुल ऑनेस्ट मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो अगर आप लोगों को भी करना है, ज़रूर स्टार्ट कीजिए। ये वाला मेथड मेरा तो अभी फेवरेट चल रहा है। अभी रिसेंटली सर ने एक और भी मेथड बताया है जिसमें बहुत कुछ ऑटोमेट हो गया है, बहुत ज़्यादा सरल हो गया है, और उसमें तो शीट्स भी उन्होंने दे दी हैं, थैंक यू सर, जिसमें हम आराम से देख के पता लगा सकते हैं कि आज कौन सा स्टॉक खरीदें। और उम्मीद करता हूँ उसमें भी मैं जल्द वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया उस मेथड के हिसाब से भी, लेकिन वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा आपके लिए। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये मेथड, और आप और कौन से मेथड पे मुझसे जानकारी लेना चाहेंगे, और मुझे खुशी होगी उन पे वीडियो बनाने की या फिर कमेंट में आपके आंसर देने की। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप भी फायर जल्दी अचीव करें। बाय बाय।